नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन चमार। ग्राउंड जीरो के हिरूज में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके हर खबर की हकीकत आपको दिखाते हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पे थे और उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का पहला पत्थर रखा है और उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने जो काम नहीं किया वो काम ये केंद्र सरकार मिलकर राज्य सरकार के साथ कर रही है। डबल इंजन की सरकार रहने के बहुत सारे फायदे गिनवाए। इसके साथ ही साथ मेरठ जिस चीज के लिए मशहूर है, खास करके जो स्पोर्ट्स के सामान बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भी तारीफ की और कहा वैश्विक स्तर पे मेरठ की अपनी एक अलग पहचान है। वो पहचान यहाँ पर बनने वाले स्पोर्ट्स के जो उत्पाद हैं उसके वजह से होती है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से खचाखच ये जो जगह है भरा हुआ है। तमाम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। खास करके अगर बात करें, चुनाव का समय है और चुनाव के समय इस प्रकार की रैलियों की अगर बात करें, भीड़ लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते बोलते मुलायम सिंह यादव के उस बयान पर भी तंज कसा जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि ये ऐसी सरकार है, यहाँ गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है बल्कि गलती करने वाले को सजा दिया जाता है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। मेरठ तैयारियों की बात करते हैं तो किस स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव गांव, बूथ बूथ, घर घर दस्तक दे करके सबको जो है जन जागरण किया गया है और हमारे कार्यकर्ता लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जन जन आज जो है योगी जी को, माननीय दीदी जी को सुनने के लिए आतुर हैं और गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शायद इसके पहले इतना उत्साह किसी मुख्यमंत्री के उसमें हमने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा था, जिसमें जनता खुद तैयार है कि हमें योगी जी को सुनने जाना है और उनका आशीर्वाद लेने मुझे जाना है। इसमें आम जनमानस खुश होकर के और कल जो है अमेठी का आम जनमानस संकल्प भी लेगा कि एक सीट जो गौरीगंज की रह गई है वहां भी हम कई हजार के अंतर से हमारा विधायक होगा, 4 की चारों सीटों पर कमल खिलेगा। निश्चित रूप से ये थे जो प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या कार्यक्रम है और कैसे। तो यहाँ पर कल हजारों की संख्या में लोग आए जिसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। अब यह मुख्यमंत्री जी के आने के बाद वो होगा कि कितनी अमेठी की विकास की योजनाओं को सौगात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि चुनाव में जो अमेठी जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से एक अभी सपा के खाते में है और उसको भी जीतने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि वो सब सीट ये जीत पाते हैं अथवा जो है कितनी स्थिति क्या रहती है, ये तो चुनाव में ही तय होगा। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, अमेठी। चुनाव आयोग 3 दिनों के दौरे पे था उत्तर प्रदेश में और लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कहीं पे नजर नहीं आता है। तो अब देखिए एक शुरुआत की गई है यहाँ पर जिला चिकित्सालय जो है यहाँ पे वहाँ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों के साथ में कितने लोग आप लोगों के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी ड्यूटी पे? हम 10 से 20 टीमें हमारी यहाँ पे 20 टीमें लगी हुई है VIP जोन में। कितने लोगों तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? नहीं, कोविड नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, कैरी कर रहे हैं मास्क के लिए कि मास्क लगाएं सभी, है ना। और थर्मल के स्कैनिंग हो रही है। अभी आप लोगों ने क्या क्या इक्विपमेंट ले रखा है? हमारे पास मास्क है, थर्मल स्कैनर है, सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट है, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर सबके लिए सैनिटाइजर है। तो ये 20 लोगों की जो टीमें हैं वो इस रैली स्थल पे हैं और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाहिर सी बात है जो चुनावी रैलियां हो रही हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहां पर जो भीड़ है वो लगातार जुट रही है। और ऐसे में अब अगर बात करें जितनी भी रैलियां होंगी उसमें इस तरीके की जो टीमें हैं वो भी जाएंगी, जगह जगह पर मास्क और जो सैनिटाइजर है, इसके अलावा जो थर्मल चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर जो चेक किया जाएगा उसके बाद ही किसी को फिर अंदर एंट्री दी जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था भी अब रैलियों में दिखने लगी है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, मेरठ।
कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं और नव परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीछे देख सकते हैं ये भव्य मंच अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार हो रहा है देहरादून के परेड ग्राउंड में। कितनी सफल होगी ये अरविंद केजरीवाल की रैली, इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दीपक बाली जी से। दीपक जी, क्या कुछ आप लोगों का टारगेट है, कितनी जनता सुनने आएगी? देखिए, टारगेट आम आदमी पार्टी ने जब से उत्तराखंड में कदम रखा है, हमारे जो भी टारगेट होते हैं वो उससे ज़्यादा अचीव हो जाते हैं, इसलिए अभी टारगेट रखना बंद किया है। अभी तो ये ग्राउंड है और उम्मीद है कि ग्राउंड छोटा पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अरविंद जी, हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, जहाँ जहाँ उन्होंने रोड शो किया और काशीपुर की जनसभा जो संबोधित की, तो उत्तराखंड की जनता अपने आप पहुंच रही है जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है, उम्मीदों से ज़्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी। हमने देखा था कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परेड ग्राउंड से जनता को संबोधित किया था उन्होंने। 16 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने और कल 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में घमासान रहा, एक दूसरे की रैली को फ्लॉप बताते रहे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, देखिए, किसी की रैली को फ्लॉप बताना नहीं बताना वो आम आदमी पार्टी का स्टैंड नहीं है। हम जो कल करेंगे वो सामने दिखेगा, आप भी यहाँ मौजूद होंगे, तो जो कुछ होगा वो जनता के सामने भी आएगा, प्रदेश भी देखेगा उसको। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जब से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आना शुरू किया है, तब से आप देखिए कोई भी कार्यक्रम उनका उत्तराखंड के अंदर फ्लॉप नहीं हुआ है। उम्मीदों से ज़्यादा संख्या हमेशा हर कार्यक्रम में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हर कार्यक्रम में दिखाई दी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की कल नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत होगी। क्या है ये नव परिवर्तन अभियान? नव परिवर्तन अभियान में हमारे यहाँ पर कम से कम 3 लाख पूरे उत्तराखंड के अंदर नव परिवर्तन प्रमुख बनाए जाएंगे। और सिंपल है कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, गारंटियां हैं, उनको लेकर एक एक घर तक जनता के, पहाड़ पर भी, प्लेन पर, मैदान में जनता तक पहुंचाना, यही हमारे नव परिवर्तन प्रमुख जिनके साथ हम 2022 का चुनाव लड़ने के लिए उद्घोष करेंगे। चलिए देखते हैं कि कल रैली कितनी सफल होती है दीपक बाली जी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है। धन्यवाद। तो हमने बात की आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दीपक बाली जी से, और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की कल जो विशाल रैली होने वाली है, नव परिवर्तन रैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और लाखों की संख्या में जनता अरविंद केजरीवाल को सुनने आएगी। और इन्हीं तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस समय रैली स्थल पर मौजूद हैं। देखना होगा कि कल अरविंद केजरीवाल की रैली कितनी और किस हद तक सफल रहती है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। हम खड़े हैं कन्नौज में। कन्नौज यानी कि खुशबू का जिला, कन्नौज यानी कि इत्र, कन्नौज यानी कि इत्र की सुगंध जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। लेकिन आजकल जो कन्नौज है वो किसी और नाम से चर्चा में है, वो है इनकम टैक्स की रेट को लेकर। तमाम तरह के आयकर अधिकारी इस समय कन्नौज में जो इत्र के व्यापारी हैं उनके यहाँ डेरा डाले हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर हैं आपको दिखाने की इत्र का जो कारोबार है, जो खुशबू है, वो यहाँ से आती है। ये गुलाब का बगीचा है, एक बहुत बड़ा खेत है, यहाँ पर गुलाब उगाए जाते हैं और इसी गुलाब की सुगंध से इत्र बनाया जाता है। ये गुलाब के पौधे हैं। इसके बगल में हम आपको दिखाएं तो ये मेहंदी है और ये गुलाब के जो पेड़ हैं ये कई कई एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ से ये गुलाब चुने जाते हैं और यहाँ से जब गुलाब निकाले जाते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो किसान हैं, उन गुलाबों को लेकर वो एक जगह एकत्र करते हैं और फिर उसे जाकर इत्र व्यापारियों को वो सेल करते हैं और वहाँ से उन्हें जो रकम मिलती है उससे ही इन गांव वालों का जो खाना है, जो रहन सहन है, वो इसी से चलता रहता है। तो यानी कि ये जो खेत, जो आप तमाम जगहों पर जिस तरह से आलू या सब्जियां या धान, गेहूं, इस तरह की जो चीज़ें लोग पैदा करते हैं, लेकिन कन्नौज में जो खेती होती है वो गुलाब की होती है, फूलों की होती है, मेहंदी की होती है, जिनसे कि इत्र तैयार किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। ये खेत देखिए, ये खेत काफ़ी लंबा है, कई कई एकड़ में फैला हुआ ये पूरा खेत है और यहाँ से जो निकली सुगंध है
वो पूरे देश को महकाती है और कई देशों में इसका ये पूरा सुगंध का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। ग्रामीणों के रोजगार का भी साधन यही है। और इसके साथ ही हम पीछे आपको दिखाते हैं, ये तमाम फैक्ट्रियां हैं जहां पर इत्र बनाया जाता है। तमाम वर्कर्स वहां काम करते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो रहन सहन और खाने पीने का जो संसाधन है वो इत्र का ही है और साथ में इस खेती का भी है। तो यानी कि इत्र की जो खेती है वो कन्नौज में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से यहाँ पर किसान लोग करते हैं। और इत्र की ये खुशबू, इस खेत की खुशबू पूरे देश को महकाती है। और पूरे विदेश में भी कहा जाए तो विदेश में भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर इसका कारोबार होता है। तो ये है कन्नौज, खुशबू का शहर। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कन्नौज इस समय चर्चा में है। कन्नौज इत्र की नगरी कहा जाता है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ कई जो तमाम इत्र व्यापारी हैं उनके यहाँ इस समय इनकम टैक्स विभाग की और जीएसटी विभाग की रेड चल रही है। और कई व्यापारी ऐसे हैं जो इस जद में आए हैं और जिनके यहाँ अभी भी जांच चल रही है। फिलहाल हम बात करेंगे इत्र की, कन्नौज की, और कन्नौज की जो मिट्टी है इसकी खुशबू की। कन्नौज की मिट्टी में भी खुशबू है ये कहा जाता है कि कन्नौज दधीची की भूमि है। यहाँ पर उनकी जो अस्थियाँ थी वो रही हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी खुशबू है और इसलिए कन्नौज की मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है। हम पीछे दिखाते हैं ये तमाम जो इत्र की शीशियाँ हैं, ये अलग अलग तरह के इत्र हैं जो कि देश विदेश में अपनी खुशबू फैलाते हैं। बड़े व्यापारियों की अगर हम संख्या करें तो वो 2-2.5 हज़ार है। जो फुटकर व्यापारी हैं वो 8-10 हज़ार हैं और जो किसान इस काम से जुड़े हुए हैं वो कई हज़ार हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत मिश्रा जी जो कि इत्र कारोबार से जुड़े हुए हैं, इत्र एसोसिएशन के ये पदाधिकारी भी हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो इत्र का ये व्यापार है, ये इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से? देखिए, इत्र मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पर हैं, काफ़ी मतलब 500 प्लस होंगे और ट्रेडर्स भी हैं। ट्रेडर्स से वो मैन्युफैक्चरर से खरीद कर और बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन या फुटकर के मंदिरों में या अन्य स्थानों पर बेचते हैं। ऐसे 10,000 प्लस होंगे लोग। युवा भी हैं, बहनें भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। व्यापारियों के अंदर कोई भय की ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, भय क्यों होगा व्यापारियों के अंदर। हमारे सारे व्यापारी खुश हैं कि कन्नौज इंडस्ट्री बार बार मीडिया में दिखा रहे हैं। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी से लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री सारे इत्र की सुगंध को चर्चा में ले रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि 2021 से लेकर और 2022 यानी कि 1 साल तक हमारे कन्नौज की चर्चा हुई है। तो ये थे इत्र कारोबारी प्रशांत मिश्रा जी, जिनका कहना है कि जो इस समय चर्चा चल रही है इत्र की जो सुगंध की बात हो रही है, इत्र के द्वारा जो तमाम पैसे की रिकवरी हो रही है इनकम टैक्स द्वारा, उससे व्यापारियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है कि कन्नौज का जो नाम है वो एक बार फिर से मीडिया में चर्चा में है। इत्र की खुशबू कन्नौज की चर्चा में है, लिहाजा इनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो ये हादसा हुआ उस टाइम ब्लास्टिंग हुई थी या फिर पत्थर शिफ्ट किए जा रहे थे? देखिए, यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशन जितना हमें ज्ञात हुआ है कि माइनिंग का ब्लास्टिंग का एक निर्धारित समय रहता है। उसके बाद में जो पत्थर जिनको ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है उनको डाल के बाहर ले जाया जाता है। तो जो सुबह 9 बजे की जो प्रक्रिया थी वो उन जो टूटे हुए पत्थरों को डंपर्स में पोकलैन मशीन के द्वारा उनमें डाल के बाहर ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी। राहत और बचाव का कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम में तैनात है। किस प्रकार से कामकाज हो रहा है और कब तक मानकर चलें कि पूरी स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए, कल से ही एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और आर्मी की यूनिट्स यहाँ पे पहुंच चुकी है। उन्होंने पूरा इसका असेसमेंट किया है। सेंसर्स के द्वारा किसी भी दबे होने की संभावना है उनको भी देखा है। स्नीफर डॉग्स के द्वारा भी डेड बॉडी को खोजा गया है। इसके साथ में अब जो बड़े बड़े पत्थर है उनको ब्लास्ट करके, तोड़ के, काट के उनको हटाया जाएगा और उनके नीचे बल्बे को हटाया जाएगा। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें लगभग 24 घंटे और लगने की संभावना है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि खनन की रोक लगी हुई है, उसके बावजूद किस तरीके की इजाजत मिली और ये खनन का कामकाज यहाँ जारी था? जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट के जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 दिन पहले ही इसकी खनन की जो है उन पे बैन हट गया था। पिछले 2 महीने से बंद था। इन 2 दिन पहले से ही ये अब खनन का कार्य स्टार्ट हुआ था, परंतु दुर्घटना, ये कल दुर्घटना हुई है। उसके आधार पर ही जो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे उसमें दुर्घटना हुई है।
कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, आपने अभी तक कोई केस दर्ज किया है और क्या कुछ धाराओं में? अभी जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम आज सुबह हो रहा है। उनके परिजनों और जो सहयोगी है उनके बयानों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस के द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई है जो अन्य पहलुओं पर भी इसकी जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजीत सिंह शेखावत जो एसपी हैं सीकर के, जिन्होंने साफ तौर पर अभी तक जो कुछ कानूनी कार्रवाई के द्वारा किया गया और जो अभी स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी दी। भिवानी जिले के डाडम खनन क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एनडीआरएफ द्वारा राहत कार्य लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देखेंगे, अब से कुछ देर पहले ही ब्लास्टिंग के जरिए जो पहाड़ का बड़ा हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ था उसको फोड़ा गया है ताकि उस चट्टान के नीचे जो भी लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके और मलबा हटाया जा सके। अभी तक की अगर बात करें तो 4 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 2 लोगों का उपचार जारी है और एक व्यक्ति की अभी भी दबे होने की आशंका है, जिसको अब ये जो चट्टान उसको ब्लास्टिंग के जरिए फोड़ा गया है और अब मलबा निकाला जाएगा, उसमें उस व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि अगर अधिकारियों की माने, जो इस माइनिंग के जो मिनरल्स और माइंस के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कामकाज पिछले 2 महीने से पोल्यूशन के बढ़ते प्रकोप की वजह से बंद था, जो कि 31 दिसंबर को ही चालू किया गया। हालांकि उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि 20-20 फुट यहाँ पर छोड़ा जाता है। ये आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये दोनों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसके 20-20 फुट तो छोड़कर माइनिंग की जाती है। ये तर्क है मिनरल कंपनी का, माइनिंग कंपनी का, कि 20-20 फुट में ही छोड़ा जाता है और ये किसी भी तरह से पर्वत श्रृंखला को छेड़छाड़ नहीं करते। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में क्या निकल कर आता है कि ये जो माइनिंग है ये अवैध हो रही है, वैध हो रही है, ये जांच का विषय, जांच के बाद पता चल पाएगा। क्योंकि स्थानीय लोग और राजनीतिक लोगों के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसके बाद ये जायज़ भी हो जाता है और ये जानना जरूरी भी है कि आखिरकार ये जो माइनिंग है ये वैध है या अवैध है। लेकिन जिस प्रकार से जो यहाँ पर माइनिंग के जो अधिकारी हैं, जो निजी माइनिंग कंपनी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अवैध खनन नहीं हो रहा है और 20-20 फुट का दायरा छोड़ा जाता है। हालांकि काफी दिनों बाद काम शुरू किया गया था तो लैंड एक्विजिशन होने की वजह से, लैंड स्लिप होने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि कंपनी के द्वारा जो भी व्यक्ति मृतक हैं उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनके उपचार का खर्च और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हालांकि इसके साथ ही अगर तमाम प्रशासन के नुमाइंदों की अगर बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस बात की समीक्षा करेंगे कि ये माइनिंग वैध है या अवैध है और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये हादसा हुआ। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो प्रशासन की टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो या तमाम अमले हो, ये लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग घायल हैं, तो वहीं एक व्यक्ति अभी भी यहाँ पर दबा हुआ है जिसको निकालने के कामकाज अभी तक जारी है। कैमरा सहयोगी आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, भिवानी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं जनता भी अपने अपने विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि कैसी सरकार हो, कौन सी उनके हित में हो, कौन उनके लिए विकास करेगी और कौन उनके लिए कार्य करेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हम एक मार्केट में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। सरकार आने वाली है, विधानसभा चुनाव है, कैसी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी जैसी सरकार होनी चाहिए। अच्छे कार्य करती है बीजेपी, हर एक दिन नई पहल होती है बीजेपी सारे ही अच्छे कार्य करती है। एहसान। कहाँ रहते हैं आप? इक्कड़ खुर्द। कौन सी सरकार होनी चाहिए जो जनता के हित में हो, रोजगार लाए? बीजेपी। क्यों होनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी से काम कर रही है बीजेपी। अच्छा, कैसे काम किए जो आप प्रभावित हो? जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, जो गरीबों की सहायता भी कर रहे हैं, बूढ़ों को बेचारों को उनको पेंशन पूरी टाइम पे मिल रही है, काश्तकारों को 2000 रुपये 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, सही टाइम पे मिल रहे हैं, गरीबों का ध्यान हो रहा है, टूटी फूटी रोडों को बना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वह गांव-गांव रास्ते को देख रहे हैं कि कहाँ खराब है, क्या हो रहा है। आज नहीं देख रहे हैं, कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। एक और अब कांग्रेस और भाजपा के पास अब आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, क्या करेंगे? कुछ सफलता मिलेगी उन्हें? मैं तो कह नहीं सकता कि मिलेगी। नहीं घोषणाएं कर रहे हैं उत्तराखंड, करते हैं, सब लालच देते हैं। तो और भी जनता हमारे साथ है, हालांकि मार्केट में इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनके क्या इरादे हैं, क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सैनी है।
क्या मानते हैं किसकी सरकार उत्तराखंड में आने वाली है? सर आएगी तो सर बीजेपी है, लेकिन कहीं ना कहीं तीरथ सिंह और आपका त्रिवेंद्र सिंह के टाइम में थोड़ा अपने रास्ते से भटक गई थी, लेकिन हमारे जब पुष्कर सिंह धामी आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल किया है, बहुत अच्छी योजना निकाली है उत्तराखंड के लिए। हमें लगता है कि वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के। नई पार्टी आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी उनको? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो अपने यहाँ पे खाता भी खोल पाएंगे। जमानत जब्त होगी जितने भी उसके विधायक उतारे जाएंगे। तो हरिद्वार की जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि नई पार्टी आम आदमी पार्टी आएगी, उनको सफलता हासिल नहीं होगी। हालांकि तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी इन दिनों कार्य कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री तो साफ कहा जा सकता है कि उनके कार्य से भी कहीं ना कहीं संतुष्ट है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कौन सी सरकार उत्तराखंड में आएगी। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हैं। ये वो जिला है जहां आजकल इत्र को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और साथ ही यहां पर आयकर विभाग और जीएसटी विभाग की छापेमारी भी लगातार जारी है। हम दिखाते हैं, ये गली है, ये वो गली है जहां पर जो फौजान हैं, जो इत्र के बड़े कारोबारी हैं, वो रहते हैं। ये इतनी पतली गली है, यहाँ पर कार तो छोड़िए मोटरसाइकिल भी जाना मुश्किल है। हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर छापेमारी हो रही है, ये है एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कन्नौज। ये जो कन्नौज का कारोबार है ये काफ़ी पुराना है, करीब 125 साल पुराना इत्र का, और शमामा का जो इनका कारोबार है वो 125 साल पुराना है। और इस पतली सी गली से आप देखिए, नज़ारा देखिए यहाँ का, ये पतली सी ये गली है, ये इत्र की जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये कारखाना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह की जड़ी बूटी हैं। और यहाँ पर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स, तमाम देशों में इत्र की सप्लाई होती है। और जो छापेमारी हुई है वो अंदर इस समय इसी जगह मोहम्मद अयूब और मोहम्मद याकूब के इसी आवास पर इस समय छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही आपको हम बताएं, जो तमाम रकम जो बरामद हुई है वो करीब 3 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग के पास कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, काफ़ी मात्रा में सोना भी हाथ लगा है। ये वो जगह है जहाँ पर इनकम टैक्स की रेट फ़िलहाल अभी भी जारी है। जो कागजात हैं उनकी जांचें की जा रही हैं। इत्र कारोबारी हैं, इसके पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई थी, और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी। अब उनके यहाँ से क्या कुछ मिला अभी इस पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से कैश ज़रूर मिला है। अब उसका मिलान होगा, हिसाब किताब होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आयकर विभाग के हाथ में यहाँ से क्या कुछ हाथ लगा। चलिए हम आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये कन्नौज की है, और कन्नौज में ये वो जगह है जहाँ पर आज जो रेट है आयकर विभाग की वो चल रही है। ये मोहम्मद फौजान का ये क्षेत्र है, ये पूरा घर उन्हीं का है। लेकिन इस घर की जो खास तौर पर जो खासियत है हम आपको दिखाएं, ये ऑफिस है। यहाँ पर कल आयकर विभाग की जो टीम थी वो मौजूद थी। यहाँ से जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क वगैरह आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया है, और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिया गया है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर जो इस इलाके की बनावट है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा घर है, ये गली है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा साइकिल या मोटरसाइकिल से। ये गेट